वेलकम टू लॉ की दुनिया। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज़ आने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज की। और जो मॉड्यूल 1 पेपर 1 है CS एग्जीक्यूटिव का, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका एक चैप्टर ऑलरेडी जो कि है 16th चैप्टर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो डल चुका है। आप उसको मेरे चैनल लॉ की दुनिया की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। और तो और एक और सब्जेक्ट है कंपनी लॉ और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, उसकी भी मैंने लेक्चर्स डाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कीजिए, क्योंकि हम सारी एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल से देते हैं हर एक पॉइंट। तो आइए चलते हैं अब हम अपने चैप्टर पे जो आज शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि 3rd चैप्टर है। तो आइए चलते हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे। तो अब हम धीरे धीरे पूरा चैप्टर मॉड्यूल से करते जाएंगे। तो चलिए, इसमें इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है और नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि हमें इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने जो भी लॉ बनाया है वो जो है उन्होंने लिखा था जब, तो उस टाइम का सिचुएशन और सिनेरियो सब अलग थे, और आज के सिचुएशंस और सिनेरियोस बहुत अलग हैं। और तो और जो भी इंसान कुछ भी लिखता है लॉ में, तो उसके कहने का तात्पर्य अलग होता है और हमारे समझने का तात्पर्य अलग होता है। तो इसलिए हम जो है हमेशा इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं जो कि लॉ मेकर ने लिखा। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिकली बार बार पूछा जाता है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, जो CS एग्जीक्यूटिव के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उस पर चलते हैं। तो हमारे 2 तरीके हैं इंटरप्रिटेशन करने के। पहला है प्राइमरी रूल्स और दूसरा है अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि मॉड्यूल कहाँ पे मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप गूगल पे टाइप कर सकते हो। ICSI की वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल में आपको फ्री में ये मिल जाएगा। और ये भी जो CS है वो कहते हैं, CS के इंस्टीट्यूट, कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। प्राइमरी रूल्स में आता है हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी लॉ मेकर ने लिखा है उसको हम उसके नेचुरल या फिर ऑर्डिनरी, पॉपुलर, मतलब कि जो, अगर मैं आपको कहती हूँ एप्पल, तो आपके लिए और सबके लिए एप्पल एक ही जैसा है। मतलब एप्पल का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग नहीं है। तो कुछ भी जो सबके लिए ऑर्डिनरी या पॉपुलर तरीके से सबको समझ आ जाए, हम उस तरीके से लॉ मेकर के जो भी लॉ है उसने लिखा उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग में इसको इंटरप्रेट हम करेंगे। अब इसमें लिखा है कि सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल क्या है। एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरीली यूज्ड। कोई भी वर्ड जो भी लिखा है उसको आराम से हम इंटरप्रेट करेंगे। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन हमारी बिल्कुल आराम से होनी चाहिए और एक एक वर्ड की होनी चाहिए, क्योंकि लॉ मेकर ने उसको ऐसे ही उसमें नहीं लिखा। One should not presume any omission, and if a word is not there in the statute, it should not be given any meaning. मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी ओमिट किया गया है, कुछ भी ऐसे नहीं जो है वो हटाया गया। अगर कुछ भी वर्ड उसमें नहीं है तो उसको हम अपने आप से कोई भी मीनिंग नहीं देंगे। अब एक केस था जो है स्टेट ऑफ HP वर्सेस पवन कुमार। तो ये इसी के नीचे वाला एक केस है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू कॉन्स्टिट्यूट देम अकॉर्डिंग टू प्लेन, लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मतलब कि कुछ भी
it is contrary to or inconsistent with any express intention or declared purpose of statutes, or if it would involve any absurdity, repugnancy, or inconsistency, the grammatical sense must then be modified, extended, abridged as far as avoid such inconvenience but no further. मतलब कि उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो पर्पस ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है उसके पर्पस को जो है वो हटा रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट बना रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, या ग्रामेटिकल सेंस जिसका नहीं बन रहा, तो हम जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई मीनिंग दे दें। उसके बाद ये सब इसके बाद आता है हमारा इस केस के बाद, ये केस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे ये जो आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल, ये सब आप जो है प्रॉपरली अगर 3 या 4 नंबर का आए तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा और एक केस भी दे दीजिएगा प्रिंसिपल्स के साथ। नेक्स्ट आता है द मिस्चीफ रूल और हेडन्स रूल। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हेडन रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पुराना केस था हेडन्स रूल का, तो इसके बेसिस पे ही इसका नाम हेडन्स रूल पड़ गया, हेडन्स केस के ऊपर। तो आइए चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। इसका मतलब यही है कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर एक सोसाइटी में कोई ऐसी मिसचीफ हो रही है, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या ऐसा कुछ जो है छोटी मोटी या फिर बड़ी भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जैसे कि थेफ्ट हो गया या फिर डेकॉइटी हो गई, ऐसी कोई चीज़ हो रही है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो एक मिसचीफ मतलब शरारत। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो लॉ मेकर को उस पर लॉ बनाना चाहिए, और लॉ जो है वो इस मिसचीफ को सप्रेस करे। और पहले हम ये देखेंगे लॉ मेकर कि क्या ऐसी चीज़ है जो परेशान हो रही है, सोसाइटी को परेशान कर रही है, क्या मिसचीफ हो रही है, क्या रीज़न है। उसके बाद उस मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए वो जो है वो रूल बनाया जाए, स्पेशली उस मिसचीफ को हटाने के लिए सोसाइटी से। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ ये कहता है कि क्या रूल था जो नहीं था पहले, और अब जो रूल हम बनाए कि उस मिसचीफ को हम क्योर कर सकें। सो यहाँ पे भी 1-2 केसेस हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे उम्मीद सिंह वर्सेस राज सिंह। सो ये भी है। एंड Supreme Court in Saudra Devi case has expressed the view that rule in Hayden's case is applicable only when the word in question are ambiguous and are reasonably capable of more than one meaning। मतलब कि ambiguous मतलब कि जो confusing हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है और अगर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तो हम उसको जो है वो उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हेडन्स रूल देख के हम ये सोचेंगे कि अच्छा, इस वर्ड का, इस जो सेक्शन है या इस लॉ का एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। तो ओके, हम देखते हैं, हिस्ट्री उठाते हैं, पढ़ते हैं कि उस टाइम पे क्या मिसचीफ चल रहा था और लॉ मेकर के दिमाग में क्या था कि वो इस मिसचीफ को कैसे सप्रेस करे। तो क्या उस लॉ मेकर ने ये मिसचीफ या ये चीज़ सप्रेस करने के लिए लॉ बनाया था? अच्छा, बनाया था तो ओके, हम उस नज़रिए से, अब उस ग्लासेस से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस। और आपको अगर MCQ अगर कभी भी आए, ठीक है, क्योंकि CS के कुछ पता नहीं होता, कभी भी आपको दे दें या फिर आए, या फिर आपको सिर्फ ये लिख दें कि बताइए, एक्सप्लेन करिए 3 या 4 नंबर में, व्हाट इज़ उड रेस मैगिस वैलिएट कोयम पैरिएट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी जो भी आपकी मैगज़ीन दी हुई है, इसको लॉ मैगज़ीन कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को ही हम उड रेस मैगिस वैलिएट कोयम पैरिएट कहते हैं, और ये हमें लर्न होना चाहिए। आप एक छोटी सी कोई भी बुक रख लीजिए जिसमें आप लीगल मैगज़ीन्स और वर्ड्स को याद रख सकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे, इसका ये मतलब है कि जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था कि लिटिल कंस्ट्रक्शन में हम ऑर्डिनरी मीनिंग देंगे,
लॉ मेकर के जो भी लॉज हैं जो उन्होंने बनाए थे, जब हम इंटरप्रेटेट करेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है लॉ में, तो हम उसको इंटरप्रेटेट करेंगे।